हमारा अगला क्वेश्चन एसएचएम चैप्टर से है और ये एक स्पेशल टाइप का स्प्रिंग बोल सकते हो या इलास्टिक, जो भी आप बोलना चाहें. इट इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग ओनली बिकॉज नेचुरल लेंथ से कम लेंथ पर भी इसका कुछ के एग्जिस्ट करता है. तो ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब ऑफ मास m is attached with a spring with natural length L naught is equal to this and a spring constant K1 is equal to this for L more than L naught. So when L is more than L naught, the behavior of a spring is different, and when L is less than L naught, the behavior is different. ठीक है. Assume Hooke's law remains valid, यानी कि कहना चाह रहे हैं F बराबर kx वैलिड है और अभी भी हम लोग इसको SHM की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो जब लंबाई L नोट से बड़ी है, यानी कि हम लोग जब L नोट के इधर हैं, तो यहां से लेकर यहां तक भी SHM होगा. आने का टाइम और जाने का टाइम सेम होगा, लेकिन टाइम पीरियड यहां से यहां तक का अलग होगा. जब वो उधर जाएगा तो टाइम पीरियड अलग होगा. ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ एम्पलीट्यूड्स भी अलग होंगे क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है. तो एनर्जी यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए बिकॉज यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी, बट सिंस यू हैव डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सो यू विल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड. मेरे को लगता है इसमें अच्छा क्वेश्चन होता जब एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा जाता, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है टोटल. तो बहुत सिंपल है. पहली बात तो ये बच्चों की ओवरऑल टाइम पीरियड होता है 2π/m/k, लेकिन हमें आधा टाइम पीरियड निकालना है. सो इट विल बी π/√m. अब दो अलग अलग पोर्शन है, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड, यहां से यहां तक का, दैट विल बी हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट SHM. सो डिवाइड बाय √k1 है ना. L मोर देन L नोट पे आपको दे रखा है K2 की वैल्यू 0.016 है और उधर 0.009 है, प्लस वहां से वहां तक जाने और आने का टाइम होगा 1/√k2. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस जगह पे, इसको छोड़ दीजिए, है ना. वैल्यू डालते हैं हम लोग. सो इट विल बी π/√m. m इज गिवन टू इट इज 0.1, नेचुरल लेंथ भी 0.1, m भी 0.1, और ये है 0.09 और 0.016. तो 0.01 से वहां का 0.1 पॉइंट कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 0.09 प्लस 1/√0.16. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा 10/3, वो हो जाएगा 10/4. सो पाई 10/3 प्लस 10/4. इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूं. सॉल्व करेंगे तो आप पाई इंटू 35/6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 पाई. तो अगर आपको इंटीजर में आंसर देना है तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी 6. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6. क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, हालांकि मॉडरेट में भी रख सकते हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कोई ज्यादा इसमें था नहीं. सीधा टाइम पीरियड ऑफ SHM था, बस टाइम पीरियड ऑफ SHM डायरेक्ट पूछने के बजाय थोड़ा सा दो पोर्शन में करके उसको पूछ लिया. तो मुझे एज सच मुझे तो पर्सनली तो डिफिकल्ट फील नहीं हो रहा. कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट बोल सकते हो कैलकुलेशन की वजह से. कॉन्सेप्ट वाइज तो ये इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से था और ये हमारे कोचिंग के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर क्लास इलस्ट्रेशन में हर साल करवाया जाता है और मेरे ख्याल से ज्यादातर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है. ये जो इस तरह का ट्रंकेटेड कोन होता है, इसके रेजिस्टेंस को हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं. यहां से मान लीजिए इसकी रेडियस, सपोज करो इधर की रेडियस जो है वो R1 है और इधर की रेडियस जो है वो R2 है. तो यहां से हम x डिस्टेंस पे जाते हैं और dx का एक एलिमेंट लेते हैं. ठीक है. उस एलिमेंट की जो रेडियस होगी एज ए फंक्शन ऑफ x, दैट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय L. थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं. R2 माइनस R1 डिवाइड बाय L इंटू x. बेसिकली जो रेडियस है, रेडियस इज लीनियरली वेरिंग, लीनियरली वो वेरी कर रही है. ये रेडियस लेकर के मैं अगर इस एलिमेंट्री पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालता हूं dr, तो वो एलिमेंट्री पोर्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो
into dx divided by pi radius as a function of x whole square, and then I can integrate it from 0 to L and I'll get r. इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है. इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है रो इंटू एल डिवाइड बाय पाई टाइम्स R1 इंटू R2. ठीक है, आप चाहें तो इसको यहां रख करके इंटीग्रेट कर सकते हैं. आप 0 से L तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है निकाल सकते हैं, और एक तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक तरह यूज किया जा सकता है. अब क्वेश्चन क्या है? तो करंट का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है x, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है 1. दे आर कनेक्टेड बाय वायर, और यहाँ पे जो छोटी वाली रेडियस है वो 0.2 है, और जो बड़ी वाली रेडियस है लास्ट वाली वो 1 है. आपको गैल्वेमीटर एक ऐसी जगह कनेक्ट करना है. अच्छा, दे भी रखा है गैल्वेमीटर कनेक्ट किया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, यानी कि मिड पॉइंट पे आपने कनेक्ट किया. शोज जीरो डिफ्लेक्शन. आपने मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया और जीरो डिफ्लेक्शन ही गैल्वेमीटर दिखा रहा है. इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए. तो कैन आई राइट x डिवाइड बाय यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस, और उसको मैं कंपेयर कर सकता हूं R2 डिवाइड बाय यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, बिकॉज गैल्वेमीटर जीरो डिफ्लेक्शन तब दिखाता है जब आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है. तो इफ दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, देन x डिवाइड बाय resistance from A to B should be equal to y divided by resistance from B to C, and it will show zero deflection. Okay, so I can write x divided by this resistance from here to here and y divided by that resistance from there to there, this point to this point. तो R1 which is x divided by R1. अब ये मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से, रो इंटू एल डिवाइड बाय पाई R1 R2. तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो L/2 है, और यहाँ की रेडियस को मान लेता हूँ C, यहाँ की A. सो रो इंटू L/2 अपॉन पाई इंटू AC. यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? रो इंटू अगेन L/2 डिवाइड बाय पाई इंटू यहाँ की रेडियस B और यहाँ की क्या है C, और इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ. तो आप देख सकते हैं रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया, C से C कट गया. अल्टीमेटली आपके पास ऐसा कुछ बचेगा, x इज इक्वल टू B डिवाइड बाय A इंटू R2, विच इज वेरी सिंपल. क्योंकि B और A का रेशियो तो आपको दे ही रखा था, C नहीं पता था तो जरूरत भी नहीं है, बीच में कट जाएगा. तो जैसे आप सॉल्व करोगे, आपको ये दे रखा है 1 mm, ये दे रखा है 0.2, और नॉन रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ohm. तो उससे आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 ohm. तो एक तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उन्होंने रेजिस्टेंस कैलकुलेशन को डायरेक्ट ना पूछकर ट्रंकेटेड कोन के अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करवा लिया. तो जिन बच्चों को ये डायरेक्ट पता था रिजल्ट, उनको तो डायरेक्ट फायदा मिल गया. जिनको नहीं पता था उनको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा. जिसने इंटीग्रेट करके किया होगा उसके लिए ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन जिसको रिजल्ट पता था उसके लिए ये वेरी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है. तो इट डिपेंड्स कि बच्चे की सिचुएशन क्या थी. इंटीग्रेट करके अगर उसको निकालना था तब तो उस बच्चे के लिए वास्तव में लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि ये रिजल्ट अगर उसको पता है ना ये वाला, तो ही वो जल्दी से कर सकता है, नहीं तो बेचारे को निकालना पड़ेगा, 2-3 मिनट इसमें लग सकते हैं. तो करंट का क्वेश्चन है, इजी से मॉडरेट कैटेगरी में इसको हम मान सकते हैं.